नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम फेलो और हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की ज्योग्राफी की पहली बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके 3 लेसन में पहले कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपको 3 लेसन जो है देखने हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके 12th क्लास के तीनों लेसन आप देख सकते हैं, या इसके जो है डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि उसके एक एक इम्पॉर्टेंट लाइनें आपको समझाऊं, और ज्यादा देर ना करते हुए आइए हम शुरू करते हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का चौथा लेसन, मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप लाइक करेंगे उतना हमें जो है मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और बेहतरीन वीडियो जो है वो बनाएंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, विकास और वृद्धि ये दो एक अलग अलग शब्द है। वृद्धि जो है वो हमेशा उसको हम काउंट कर सकते हैं, पर विकास को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम और बेहतर तरीके से समझते हैं इस बुक के थ्रू। विकास और वृद्धि में बेसिक डिफरेंस जो है, अगर इसका कई बार अगर एकेडमिक की बात करें तो सीधा सा क्वेश्चन आता है, विकास और वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। या अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर भी क्वेश्चन आता है, विकास जो है उसका विकास का अर्थ बताइए। उसमें से कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे चार, और एक ठीक होगी उसमें से, या फिर वृद्धि की स्टेटमेंट पूछ लेंगे। तो विकास और वृद्धि में बेसिक डिफरेंस क्या है? जो वृद्धि है, वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। पर विकास जो है वो मात्रात्मक नहीं होता, वो गुणात्मक होता है। पहला अंतर इसमें ये है। दूसरा अंतर है कि वृद्धि जो है वो मूल्य सापेक्ष होगी, उसमें मूल्य स्पष्ट होगा, ओ सॉरी, मूल्य निरपेक्ष होगा। लेकिन विकास की बात करें, मूल्य उसका सापेक्ष होगा, सही रूप से प्रदर्शित नहीं किया होगा एग्जैक्ट फॉर्म में। इसके अलावा वृद्धि धनात्मक होती है या ऋणात्मक हो सकती है, दोनों हो सकती है, धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी हो सकती है वृद्धि। लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास हमेशा सकारात्मक होगा, यानी कि उसका पॉजिटिव में ही उसका हो। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज की वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, वो वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है, वो वृद्धि धनात्मक, दोनों हो सकती है। यानी कि वृद्धि जो है वो बढ़ भी सकती है, वृद्धि कम भी हो सकती है। लेकिन विकास की अगर बात करें, विकास हमेशा सकारात्मक ही होगा। जैसे मान लो, अगर हमारे देश की बात करें, 60 साल में जो विकास हुआ है, तो अब जो है उसके आगे का विकास होगा, ना कि जो है वो पीछे चले जाएगा। हाँ, कुछ विकास में हो सकता है दर कम या ज्यादा हो सकती है। पहले जैसे मान लो टेक्नोलॉजी का समय नहीं था, जैसे टेक्नोलॉजी आए तो टेक्नोलॉजी बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर होती जाएगी। ठीक है। यद्यपि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता, विकास उस समय होता है जब गुणात्मक में सकारात्मक परिवर्तन हो। देखो, इस लाइन को ढंग से समझिए आप, कि वृद्धि जो है, अगर सकारात्मक वृद्धि है तो जरूरी नहीं है विकास हो। विकास उस समय होता है जब जो है सकारात्मक परिवर्तन तो हो रहे हैं, लेकिन गुणात्मक भी हो। यानी जो है हमें पहले से बेहतर जो है वो विकास हो रहा हो, पहले से अच्छी रूप से जो है वो डेवलपमेंट हो, तो हमें कहते हैं उसको विकास की अवस्था हो रही है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसमें समझाया हुआ है। उदाहरण दिया हुआ है, किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कहते हैं कि नगर की वृद्धि हुई है। देखो, यहां पर जो है मात्रात्मक है, 1 लाख से 2 लाख हो रही है, तो ये क्या हो गया, हमारा वृद्धि हो गई है। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, यानी जो सुविधाएं हैं आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं पहले जैसी रहती है, तब इस वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा हुआ है। यानी कि जनसंख्या में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन ये क्या होगा, हमारी वृद्धि कहलाएगी। लेकिन अगर मूलभूत सुविधाएं पहले की जैसी ही हैं, अब भी वैसी ही बनी हुई है, तो वो हमारा विकास नहीं होगा, वो सिर्फ वृद्धि होगी, वो भी जनसंख्या में। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को
केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। प्राचीन समय की बात करें, पहले बहुत लंबे समय तक विकास का मतलब होता था आर्थिक वृद्धि। जो देश आर्थिक रूप से जितना संपन्न होगा, उसकी जीडीपी जितनी ज्यादा होगी, उसको उतना ही ज्यादा विकसित माना जाता था। ठीक है। किसी देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उसे उतना ही ज्यादा विकसित माना जाता था, जैसे मैंने अभी आपको बताया। किसी देश के लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध है, जिन स्वतंत्रता का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। देखो, विकास का जो पक्ष होते हैं, विकास कहते किसे हैं? अगर किसी देश में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जैसे पहले पीछे एग्जाम्पल दिया हुआ था, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो वो सिर्फ वृद्धि हो गई, जनसंख्या बढ़ रही है तो। लेकिन अगर उसमें लग रहा है कि लोग जो रह रहे हैं किसी देश के अंदर, वहां पे जीवन में गुणवत्ता पाई जा रही है, जीवन में पहले से बेहतर हो रहा है, पहले से लोग जो आनंद में व्यतीत कर रहे हैं जीवन को, पहले से ज्यादा स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, पहले से ज्यादा सुविधाएं उनको मिल रही है, तो वो हमारा विकास के अंतर्गत आता है, वो उसका विकास का पहलू हो जाता है। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के प्रारंभ में स्पष्ट किया गया था, और इसका श्रेय जाता है अर्थशास्त्री थे दो एशिया के, जो एक पाकिस्तान के थे, एक भारतीय थे। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री है महबूब उल हक, और इंडिया के हैं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। ये दोनों जो हैं अर्थशास्त्री रहे, उन्होंने जो है विकास की जो है निश्चित परिभाषा दी। मानव विकास अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा जो है किया गया, जो कि एक दक्षिण एशिया यानी पाकिस्तान के जो है अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर महबूब उल हक जो है, उन्होंने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता हो और उनके जीवन में सुधार लाता हो। उनका ये मतलब था कि मानव विकास वो होता है जो कि लोगों के जो विकल्प हैं, यानी कि वृद्धि के जो विकल्प होते हैं, विकास के विकल्प, उनमें वृद्धि करे और जीवन में पहले से बेहतर सुधार लाए, वो हमारा मानव विकास कहलाता है। मानव विकास स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मतलब ये है, वो कभी स्थिर नहीं होता, परिवर्तनशील होता है, बढ़ता जाता है पहले से। और विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर चुके, इसमें लोग जो हैं वो सही प्रकार से जीवन व्यतीत कर चुके जैसा कि वो चाहते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता। सार्थक जीवन का मतलब ये नहीं है कि हमारी दीर्घ आयु, लंबी आयु हो, बल्कि ये है कि जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए और लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सके, क्योंकि अगर उनके माइंड में प्रेशर होगा, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होंगे, बहुत सारी बंदिशें होंगी, तो वो अपने विवेक और बुद्धि का ज्यादा उपयोग नहीं कर पाते, जो सीमित रह जाती है। वे समाज में प्रतिभागिता करें और अनेक उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। देखो, जैसे कि मान लो कई सारे समाजों के अंदर महिलाओं को बहुत ज्यादा बंदिश जो है वो उनके ऊपर है। अगर ज्यादा बंदिश होगी तो जैसे घर से बाहर नहीं निकलना है, या इसके अलावा पहनावे को लेकर है, या शिक्षा को लेकर अगर बंदिशें होती हैं, तो वो अपनी बुद्धि का और सही उपयोग नहीं कर पाते, सही जगह पर अपने ज्ञान का उपयोग नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से उनका जो है विकास नहीं हो पाता, वो पिछड़े रह जाते हैं। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक शिष्ट जीवन जीने का पर्याप्त साधन होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। देखो, ये है कि दीर्घ जीवन जीना ये तो है ही, साथ साथ में क्या है, जीने के पर्याप्त साधन जो है वो मिलेगा, तभी जाके विकास संभव हो सकता है। तो विकास के लिए जो है वो खास तौर पर 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है मानव विकास के लिए। एक तो है हमारा संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये तीनों चीजें मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर ये आवश्यकताएं हमारी पूरी नहीं होती है तो मानव विकास जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। प्राय लोग अपने मूलभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती,
क्षमता और स्वतंत्रता इसलिए नहीं होती मूलभूत विकल्पों को जो है तय करने के लिए, क्योंकि या तो उन्हें संसाधनों तक पहुंच नहीं होती उनकी, या स्वास्थ्य रूप से कमजोर होते हैं, और साथ साथ में या तो क्या नाम है वो शिक्षा के से अभाव, शिक्षा जो है शिक्षा उन्हें नहीं मिल पाती शिक्षा के अभाव में। ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता, उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकती है। तो ये जो क्षमता और स्वतंत्रता जो है पूरी तरह से नहीं हो पाती, वो इन कारणों भी, सामाजिक भेदभाव हो गए, या फिर निर्धनता हो गई, या फिर जो है संस्थाओं में जो भेदभाव वाली स्थिति की जाती है, समानता का व्यवहार नहीं किया जाता, वहां पर भी ऐसा होता है। इसमें दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्त करने के योग्य होने और एक शिष्ट जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। अगर जो है भेदभाव वाली स्थिति होगी, निर्धनता होगी, संस्थाओं में समानता का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो वहां पर जो है वो कभी भी जो है विकास या शिष्ट जीवन जीने में बाधाएं उत्पन्न करता है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। देखो, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, ये तीन जो है विकल्प या तीन जो है साधन, ये जो है विकास के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। अगर ये किसी भी मनुष्य को या वहां के नागरिकों को प्राप्त नहीं हो पाती है तो वहां पर विकल्प जो है वो सीमित हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक अगर बच्चा है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसके पास में शिक्षा का अभाव है, वो शिक्षित नहीं है, तो वो जो है डॉक्टर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके लिए शिक्षा जो है होना जरूरी है। ऐसे ही मान लो दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई अगर निर्धन व्यक्ति है, वो चाहता है कि अपनी बीमारी का इलाज जो है वो अच्छे अस्पताल में कराऊं, अच्छी जगह पे कराऊं, लेकिन वो गरीब होने की वजह से वो जो महंगे अस्पताल है या बहुत ज्यादा जो क्या नाम है एक सुविधा प्राप्त हॉस्पिटल है, वहां पर अपना इलाज नहीं कर पाता, तो ये भी उसके क्या होते हैं कि सीमित संसाधनों की वजह से, अभाव की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। मानव विकास के चार स्तंभ जो हैं, पहला है हमारा समता, दूसरा है सतत, तीसरा है उत्पादकता, और चौथा है सशक्तिकरण। ये जो है चार स्तंभ इस प्रकार से हैं, जैसे किसी भी अगर बिल्डिंग की बात करें उस पे स्तंभ होते हैं, अगर वो स्तंभ कमजोर होंगे तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी प्रकार से अगर मान लो किसी भी विकास के लिए जो है, मानव विकास के लिए ये चार स्तंभ काफी इंपॉर्टेंट है: समता, सतत, उत्पादकता और सशक्तिकरण। अगर इन चारों में से अगर कोई भी स्तंभ जो है, यानी कोई भी अगर तत्व की बात करें, तो अगर वो कमजोर होगा समाज के अंदर, तो वहां पर मानव विकास होना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होगा। तो पहला है इसका समता। समता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलने चाहिए। अगर उसको मान लो कि अवसरों की बात करें या फिर उसको स्वतंत्रता की बात करें, समान अवसर होने चाहिए उसके पास में। लोगों को जो है लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, आय के आधार पे या अन्य किसी भी आधार पे जो है उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति अगर होती है तो समाज जो है वो धीरे धीरे पिछड़ने लग जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो स्कूल छोड़ने वाले जो अधिकतर बच्चों की अगर गणना की जाए तो वो अधिकतर वो बच्चे होते हैं, या तो क्या नाम है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, या फिर वो जो है स्त्रियां, लड़कियां जो होती हैं वो होती हैं उनकी संख्या अधिक होती है विद्यालय छोड़ने के लिए। तो ये जो है किसी ना किसी कारण से, या तो लिंग के भेदभाव के आधार पे, सामाजिक भेदभाव या आर्थिक रूप से जो है वो विद्यालय छोड़ देते हैं, और उनके जो होते हैं विकल्प ये जो सीमित हो जाते हैं, उनके उनको हर जगह पे अवसर नहीं मिल पाता। दूसरा है हमारा सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता में ये है कि सभी लोगों को आने वाले भविष्य के अंदर जो पीढ़ियां हैं उनका समान अवसर उन्हें मिल सके, क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पर्यावरण का दोहन होता जा रहा है, और पर्यावरण के साथ साथ संसाधनों का भी दोहन होता जा रहा है, और आने वाले भविष्य में वो संसाधन समाप्त हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी को वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। अगर वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे जो आज हमें उपलब्ध है, तो उनका जो है वो अवसर धीरे धीरे कम हो जाएंगे, उनकी स्वतंत्रता जो है वो कम हो जाएगी, और उनको जो है
वो उपलब्ध साधन नहीं मिल पाने के कारण जो है उन्हें आज जो अवसर हमें मिला हुआ है वो अवसर उन्हें नहीं मिलेगा। इसका सतत पूछने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया, बालिकाओं का विद्यालय में भेजना, इसका उदाहरण दिया हुआ है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता है तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। इनकी वृत्तिका के विकल्प में तीव्रता से छटनी हो जाएगी और यह उनके जीवन के अन्य लक्ष्यों को भी प्रभावित करेगी। अगर मान लो बालिकाओं को विद्यालय में नहीं भेजा जाता तो जो जनसंख्या है उसकी आधी 50% जनसंख्या जो है वो अशिक्षित रह जाएगी और वो एकदम से छट जाएगी, अलग हो जाएगी और उसका जो है वो विकास भी वो रुक जाएगा, मानव विकास की अगर बात करें। और वो आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी शिक्षित नहीं कर पाएंगी, तो आने वाली पीढ़ी को भी इसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। तो प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसर और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए ना, आने वाले भविष्य के अंदर जो हमारी क्या नाम पीढ़ियां हैं उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो आज हमें मिली हुई है। तीसरा है उत्पादकता, तीसरा स्तंभ है। और उत्पादकता का अर्थ है मानव श्रम की उत्पादकता। देखो जितना ज्यादा अगर हम बात करें कि व्यक्ति स्वस्थ होगा उसकी उत्पादकता उतनी अधिक बढ़ेगी, क्योंकि एक अगर मनुष्य की बात करें, मानव की बात करें, किसी भी राष्ट्र के या किसी भी देश के लिए वास्तविक धन जो होते हैं वो मनुष्य ही होते हैं, इनके जो है मैन पावर होते हैं। इसके लिए जो है उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ज्ञान में जितना ज्यादा प्रसार किया जाएगा, कितना ज्यादा जो है ज्ञान बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, चिकित्सा सुविधाएं बेहतर की जाएगी, उतनी उनकी क्षमताओं का विकास होगा। तो जब समुदाय ही राष्ट्र का वास्तविक धन होते हैं, इस प्रकार उसके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। कि जितने ज्यादा जो है स्वस्थ स्वस्थ होंगे उतनी कार्य क्षमता बेहतर होगी, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति जो है वो अपना विकास नहीं कर पाता। तो अगर उसका विकास नहीं होगा, मानव विकास में भागीदारी नहीं होगी, तो समाज भी जो है वो उसका विकास भी नहीं हो पाएगा। और चौथा इसका स्तंभ है सशक्तिकरण। इसका अर्थ है अपने विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त होना। तो अपने जो विकल्प चुनने की शक्ति जब होगी जब हम जो है वो स्वतंत्र होंगे और हमें हमारी क्षमताओं का विकास होगा। तो ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकानुमुख नीतियों की आवश्यकता होती है। कि समाज के जो पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको सशक्त करना बहुत जरूरी है। जब सशक्त होगा तो वो जो है देश की मुख्य धारा के साथ में वो जुड़ पाएंगे और उनका विकास भी साथ साथ संभव हो सकेगा। जब जो है उनका विकास होगा तभी उस देश का विकास जो है वो माना जाएगा। अगले बात करें तो है मानव विकास के उपागम। तो मानव विकास के भी हमारे 4 उपागम है। पहला है हमारा आयु उपागम, दूसरा है इसका कल्याण उपागम, तीसरा है न्यूनतम आवश्यकता उपागम और चौथा क्षमता उपागम। ये 4 उपागम दिए हुए हैं और इस उपागम के आधार पर ही जो है मानव विकास के जो है वो समस्याओं का समाधान किया जाता है। कि मानव विकास के महत्वपूर्ण उपागम ये दिए हुए हैं। तो इसके जो है उपागम 4 हैं, ये दिए हुए। पहला इसका आयु उपागम, और आयु उपागम जो है वो सबसे पुराना उपागम माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले की अगर बात करें तो विकास को आय से जोड़ा जाता था। कि विकास मतलब है वहां की आय, जिसका जो है जितनी ज्यादा आय होगी उतना ही ज्यादा जो है वहां का मानव विकास माना जाता था किसी भी देश की अगर बात करें तो। लेकिन इसके बाद में जो है 3 और उपागम जोड़े गए, तो उसमें कल्याण उपागम। कल्याण उपागम ये है कि जो है समाज की अगर बात करें, किसी भी देश की बात करें, तो वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख संसाधनों का उच्च सरकारी व्यय पर तर्क। यानी कि जो है सरकार जो है कितना व्यय इन पर खर्च करती है, कितना जो धन इस पर खर्च करती है अपनी योजनाओं में, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक सुरक्षा पर या फिर अन्य किसी विकासात्मक कार्य पर खर्च करती है। वो जितना ज्यादा इन पर अधिकतम व्यय करेगी तो उतना ज्यादा जो है वो मानव विकास में वृद्धि देखने को मिलती है। तीसरा है हमारा आधारभूत आवश्यकता। तो आधारभूत आवश्यकता ये है कि ये उपागम, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा मानव विकास में कौन से उपागम को जोड़ा गया है, तो वो है आधारभूत उपागम। तो इसका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसको जो है इसके अंतर्गत जो जोड़ा है और उन्होंने 6 मूलभूत आवश्यकताएं जो है बताई हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति। जलापूर्ति का मतलब ये है स्वच्छ जल, स्वच्छता
और आवास। तो ये सारी जो हैं हमारी 6 आधारभूत आवश्यकताएं हैं जो कि मनुष्य को मिलनी चाहिए, और जब मनुष्य को मिलती हैं तो तभी उसका विकास हो पाएगा, क्योंकि एक जो है बीमार व्यक्ति वो अपना विकास नहीं कर पाएगा, जिसको शिक्षा का अभाव होगा उसकी उसकी जो है वो विकल्प सीमित हो जाएंगे। अगर उसको कुपोषण का शिकार होगा, भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा, तो वो वैसे ही जो है मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कमजोर होगा। और उसके जलापूर्ति जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी जो है मानव शरीर को चला संचालन करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। स्वच्छता और आवास, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 6 आधारभूत आवश्यकताएं मानी है। तो ये 6 आधारभूत आवश्यकताएं होना जरूरी है किसी भी विकास के लिए। इसके अलावा चौथा है इसका हमारा क्षमता उपागम। ये उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो हैं एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्री हैं बहुत अच्छे। इन्होंने जो है संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का विकास बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। ये इन्होंने कहा है कि जो है संसाधनों तक पहुंच अगर होगी मनुष्य की, तो तब जाके विकास जो है वो संभव हो पाएगा। तो क्षमताओं का विकास होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरब में जो भी ये गल्फ कंट्रियां हैं वहां पर 1980 से पहले इतना विकास नहीं था। कारण क्या था कि वहां पर जो है तेल के भंडार तो थे, प्राकृतिक गैस के भंडार थे, लेकिन उनको जो है वो उसको निकालना और किस तरह प्रोसेस करना है ये उन्हें नहीं आता था, और जिसकी वजह से वो संसाधन जो है वो वहीं थे, उनका विकास नहीं हो पाया। लेकिन जैसे जैसे जो है टेक्नोलॉजी पहुंची, जैसे जैसे क्षमताओं का विकास हुआ, उन सोर्सों को वो जो है वो निकालने निकालने में जो कामयाब रहे, और आगे जाके जो है वो आप देखेंगे कि वो जो है धीरे धीरे बहुत विकसित जो है देश बनते जा रहे हैं। तो ये थे हमारे इसके उपागम। तो ऊपर हम देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें। मानव विकास का मापन, देखो मानव विकास के मापन के लिए एक सूचकांक बनाया गया है, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच पर आधारित है। ये मुख्य क्षेत्र इसमें जोड़े गए हैं, ये इसका आधार है। और इसको जो है जो भी रिकॉर्ड बनाया जाता है, जो भी इसकी जो सूचनाएं लेकर एक टेबल बनाई जाती है, वो उसके आंकड़े जो है 0 से लेकर 1 के बीच में इसको स्कोर दिया जाता है, और उसी के आधार पर इसका किसी देश का मानव विकास जो है सूचकांक वो तैयार किया जाता है। जो जितना 0 के पास होगा उतना उसका मानव विकास कम होगा, जो 1 के नजदीक होगा उसका मानव विकास अधिक होगा। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, इसके आधार पर हम इसको चुनते हैं। स्वास्थ्य का मतलब है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा यानी कि है कि लोगों का जीवन कितने लंबे समय तक जो है लोग जीवित रहते हैं और वो सार्थक जीवन व्यतीत करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वस्थ जीवन मतलब खाली जो है लंबा जीवन नहीं है, उसका स्वस्थ जीवन भी होना जरूरी है, यानी लंबा जीवन होना चाहिए और स्वस्थ भी होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा में दोनों शिक्षाएं इंपॉर्टेंट है। एक तो है हमारा जो विद्यालयों के अंदर नामांकन जो है, और साथ साथ में जो प्रौढ़ शिक्षा है यानी वयस्कों में भी शिक्षा का प्रतिशत कितना है वो दोनों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। विद्यालय के अंदर हो गए या प्रौढ़ शिक्षा है, दोनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। उनका जो है वो देखा जाता है कि जनसंख्या में ज्ञान ज्ञान का स्तर कहाँ तक है, लोग कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, वो चीज। संसाधन तक पहुंच के अंदर जो है वो क्रय शक्ति यानी कितना जो है वो सेल्स हुई है उसके आधार पे जो है वो अमेरिकी डॉलर में निकाला जाता है। तो इन तीन के आधार पे सभी को जो है वो बराबर की वरीयता दी जाती है इनको। तो 1/3 की भारिता के साथ में इसको जो है सूचकांक तैयार किया जाता है, यानी सबको इक्वल रूप से इनको जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये मैंने बता दिया है कि एक के पास जितना रहेगा उतना मानव विकास अधिक होगा, 0 के पास रहेगा उतना मानव विकास उसका कम रहेगा जिस देश का होगा। क्योंकि मानव विकास सूचकांक के साथ साथ मानव गरीबी सूचकांक भी निकाला जाता है, उन दोनों के आधार पर ही मानव विकास की गणना की जाती है। गरीबी विकास सूचकांक जो है वो बिना आय का एक माप है, जिसमें 40 वर्ष तक जीवित रह पाने वाली की संभावना जो व्यक्तियों की है वो। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा दर कितनी है कि कितने लोग जो हैं वो 40 साल से ऊपर के लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा हो गया हमारा स्वच्छ जल जो है वो वहाँ कितने लोगों के पास पहुंच रहा है, या फिर बच्चों की जो है वो अल्पभर वाली कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है। इन सब के आधार पे जो है मानव गरीबी सूचकांक जो है निकाला जाता है। और मानव गरीबी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक ये दोनों के आधार पर ही मानव विकास की गणना की जाती है, उसकी माप की जाती है। तो मानव विकास सूचकांक जो है वो 1990 में शुरू किया गया था, और वो भी जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है इसको शुरू किया गया था। और ये दोनों सूचकांक मानव विकास सूचकांक और मानव
गरीबी सूचकांक जो है वो यूएनडीपी के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। बॉक्स में एक जो है फैक्ट दिया हुआ है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो किस देश के द्वारा सबसे पहले जो है वो घोषित किया गया, वो है भूटान के द्वारा इसको घोषित किया गया था, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय तुलना अगर करें मानव विकास की, तो मानव विकास में हम देखेंगे कि आकार और आय के आधार पर जो है कोई इतना संबंध इसमें नहीं होता, प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आकार में बड़े हैं पर मानव विकास उनका अच्छा नहीं है। ये ऐसे देश भी देखने को मिलेंगे जहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है पर तब उसके बावजूद भी वह मानव विकास में काफी ज्यादा वो पिछड़ा हुआ मानव विकास सूचकांक की अगर बात करें उसमें। तो निर्धन राष्ट्रों का कोटि क्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। तो ऐसा भी देखने को मिला है कि जो निर्धन जो क्या नाम है या फिर जो इकोनॉमिक कंडीशन से जो डाउन है जो देश, वो इकोनॉमिक कंडीशन से स्ट्रांग देशों से भी अधिक मानव सूचकांक उनको मिला हुआ है। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका और ट्रिनिडाड और टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। यानी इनका देखेंगे तो बहुत छोटे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी भारत से इनका सूचकांक अधिक देखने को मिलता है। तो इसमें जो है हम इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक उच्च मानव विकास जो है वो माना जाता है कि 0.800 से ऊपर वाले देश हैं, उसमें 59 देश आते हैं। उच्च जो होते हैं इसमें वो 0.701 से लेकर 0.799 के बीच में जो है वो 53 देश में सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा जो मध्यम जो है 0.550 से 0.700 के बीच जो है 39 कंट्रियां इसके अंदर आती है। और निम्न मानव विकास सूचकांक के जो देश हैं वो हो गए हमारे 38 देश हैं, 38 कंट्रीज के अंदर आती है। और 0.549 से नीचे के जो हैं देश इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो ये 5 जो है कैटेगरी में सभी देशों को इसमें बांटा गया है, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। भारत की बात करें तो भारत जो है वो मध्यम वर्ग के अंतर्गत वो आता है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे उच्च जो मानव विकास सूचकांक में आने वाला देश है वो है हमारा नॉर्वे। और ये रहा नॉर्वे। नॉर्वे जो है मानव विकास सूचकांक में सबसे टॉप पर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक किस देश का है, या फिर क्या नाम है, कम से कम नहीं तो 4 या 5 कंट्रियों के बारे में हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक या कौन सा है, किस देश का है, या फिर ये देख लेता है, ये पूछ लेता है कि इसका क्रम जो है वो व्यवस्थित कीजिए। तो मानव विकास सूचकांक में अधिकांश देश वो होंगे जो कि यूरोपीय कंट्री के हैं जिनका मानव विकास सूचकांक अधिक होगा। इसके अलावा जो है एशिया के काफी सारे देश में सम्मिलित होते हैं, जैसे हो गया हमारा हांगकांग है, इसके अलावा जो है सिंगापुर है। तो ये सारे जो है हमारे एशियन कंट्री हैं जो कि मानव विकास सूचकांक में टॉप 10 की कंट्रियों के अंतर्गत ये सम्मिलित हुए हैं। तो मानव विकास सूचकांक में उच्च स्तर पर बताया, उच्च स्तर पर लगभग 53 देश में सम्मिलित होते हैं। और यहाँ पर जो है वो सामाजिक रूप से जो अखंडता देखने को मिलती है, सामाजिक भेदभाव तो नहीं होता है। इसके अलावा लोक और सुशासन में उच्चतर निवेश इन वर्गों में अन्य देशों से सर्वथा अलग किया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, इस पे जो है सरकार का अधिक व्यय होता है, सरकार अधिक फोकस करती है, जिसकी वजह से मानव विकास सूचकांक उच्च है यहाँ पर। और सभी देशों से इसको भिन्न किए हुए हैं। इनमें से अनेक देश पूर्व सामाजिक साम्राज्य शक्तियां रही हैं। अगर पहले की बात करें, साम्राज्यिक शक्तियां रही हैं जिन्होंने साम्राज्य स्थापित किया है। सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च है। यहाँ पर सामाजिक विविधता जो है ये ज्यादा नहीं है। यहाँ पर सामाजिक विविधता बहुत कम देखने को मिलती है। और देश यूरोप में अवस्थित है अधिकतर जो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश है, मैंने आपको बताया है। इसके अलावा काफी सारे ऐसे देश हैं जो कि गैर यूरोपीय हैं, एशियन देश हैं या अमेरिकन देश हैं जो कि इसके अंदर शामिल हैं। और वो जो है वो औद्योगिक विकास के आधार पर या अपनी जो है वो सरकारी नीतियों के आधार पर ही वो मानव विकास सूचकांक में उच्च स्तर पर पहुंचे हैं। तो मानव विकास सूचकांक में दूसरा मध्यम स्तर पर जो आने वाले देश हैं, वहां पे जो है अधिकांश देश वो हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो है इसके अंतर्गत शामिल हुए हैं। और ये जो है सोवियत संघ के विघटन के बाद में काफी सारे देश जो है इसमें सम्मिलित हुए हैं। अनेक देश अधिकांशतः लोकान्मुख नीतियों को अपनाकर व सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने मानव विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर पहले समस्याएं थी, लेकिन विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो होती है अपनी नीतियों में सुधार किया गया। इसके अलावा सामाजिक भेदभाव को दूर किया गया और इसके आधार पर जो है मानव विकास स्कोर में वो जो है एक मध्यम स्तर पर आ सके हैं, यहाँ पर उच्च मध्यम स्तर। इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है इन्होंने, इन सारे देशों ने। पहले इतिहास में समस्याएं थी, लेकिन धीरे धीरे समस्याओं का इन्होंने सॉल्यूशन कर लिया है। निम्न स्तर वाले जो देश हैं इसमें अधिकांश छोटे देश आते हैं जहां पर राजनीतिक उपद्रव देखने को मिलते हैं, कोई ना कोई जो है अस्थिरता देखने को यहाँ पर मिलती है। राजनीतिक रूप से या फिर गृह युद्ध बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, सामाजिक अस्थिरता पाई जाती है, सामाजिक भेदभाव पाया जाता है, अकाल वाली स्थिति है, बहुत सारी महामारियां जो होती है यहाँ पर आई है, इससे गुजर रहा है। तो ये सारे जो है निम्न स्तर पर मानव विकास सूचकांक इतना बेहतर नहीं हो पाता, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं जो होता है सामाजिक रूप से ढांचे कमजोर होते हैं। इसके अलावा राजनीतिक जो है वो बदलाव होते रहते हैं, तो वो जो है विकास संभव वहां पर नहीं हो पाया। तो ये देश इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। मानव विकास सूचकांक जो है मानव विकास के अंदर, मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं। देखो, हमने अभी तक देखा कि जो भी अगर देशों की बात करें, जो देश अपने अधिकतर व्यय जो है वो सामाजिक सेक्टरों में या फिर जो है जनता के हित में अगर खर्च करते हैं, जनता के हित का मतलब ये नहीं है कि वो जनता को फ्री में बांट रहे हैं। जनता का मतलब ये है कि ऐसी नीतियों का जो है क्रियान्वयन कर रहे हैं, ऐसी नीतियां बना रही हैं जो कि लोक कल्याण के हित में हो और वहां से क्या है लोगों का विकास संभव हो सके। तो मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव अस्थिरता से प्राय स्वतंत्र होते हैं। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान होता है। संसाधन जो होते हैं वो समान करने के लिए बहुत सारी नीतियां अपनाते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिसकी वजह से संसाधन जो है समान रूप से वितरित हो सके। दूसरी तरफ वो देश हैं जो कि निम्न स्तर वाले, और निम्न स्तर वालों में इसका बिल्कुल उसका उल्टा होता है। वहां पर जो है सामाजिक सेक्टरों के बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक खर्च करते हैं, यानी अपनी सिक्योरिटी पर अधिक खर्च करते हैं, और यह जो है राजनीतिक अस्थिरता यहाँ देखने को मिलती है। और साथ साथ में जो है आर्थिक विकास भी यहाँ पर प्रारंभ नहीं हो पाता, क्योंकि अधिकांश व्यय जो है वो प्रतिरक्षा में खर्च होता है, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई विवाद चलता रहता है जिसकी वजह से वो अपनी सिक्योरिटी का उन्हें खतरा बना रहता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों में इसको फैलाने की कोशिश कीजिए। इसको जो लोग नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।